चलो दोस्तों, केशव भारद्वाज, आज मैं आप लोग को बताऊंगा सीसैट के बारे में। सीसैट के बारे में ही नहीं बताऊंगा, पहला चीज सीसैट जो आया यूपीएससी के एग्जाम में क्यों आया और क्या है ये, क्या पढ़ना चाहिए, और इसमें जो डर होता है अधिकांश बच्चे, कई बच्चे मिलता है मुझसे कहता है सर सारा सब कुछ तो ठीक है, सीसैट में मैं असफल हो जाता हूं, फेल हो जाता हूं। क्या कारण है फेल होने का, कैसे मैं तैयारी करूं कि इसमें मुझे सफलता मिल जाए, इस तमाम चीज के बारे में विस्तृत जानकारी आज मैं आप लोग को दूंगा। सबसे पहले दोस्तों, सीसैट है क्या, क्यों लाया गया। सबसे पहला ये 2011 के एग्जामिनेशन के लिए सीसैट लाया गया, एट रैंडम नहीं लाया गया। कोई कहेगा एक दिन में ये चीज आ गया, नहीं बेटा, बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि जिस तरह का हम ऑफिसर चाहते हैं उस तरह के ऑफिसर नहीं मिल पा रहा है सारे के सारे, तो सिलेबस में कुछ न कुछ सुधार हो। इसके लिए कई आयोग गठित हुए, उन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह पेपर आया। और इस पेपर में क्या क्या, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्रिहेंशन, मेन ये तीन चीज ही है। ये तीन चीज का एक पार्ट दे दिया सीसैट। देखो बेटा, उसमें कहा क्या गया कि पहले के सिलेबस में क्या था, पहले के सिलेबस में भी मैथ था, पहले के सिलेबस में भी रीजनिंग था, लेकिन बिना मैथ रीजनिंग बनाए हुए लोग पास कर जाते थे। इसका अर्थ हुआ कि दो सब्जेक्ट को ठीक से 3 साल 4 साल जो भी लगे समय, अच्छी तरह से रट्टाफिकेशन लगा कर भी लोग आईएएस आईपीएस बनते थे। तो एक चीज आया कि नहीं भाई, ये जो रट्टाफिकेशन लगाकर जो लोग आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, ऐसे आईएएस आईपीएस नहीं चाहिए। क्यों? उसमें डिसीजन लेने की शक्ति कहीं ना कहीं कम है, उसकी एनालिटिकल सोच उतना डेवलप नहीं है। तो कैसे ये सोचा जाए कि उसका एनालिटिकल सोच अच्छा है? तो ये नहीं कहा गया दिमाग चल रहा है आपका अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तुम रट्टाफिकेशन लगाते हो तो दिमाग उस तरह से काम नहीं करता है, बैठ जाता है एक तरह से, ठीक है ना। जब दिमाग बैठ गया तो तुम्हारी एनालिटिकल सोच खत्म हो जाती है, तुम्हारी डिसीजन लेने की शक्ति खत्म हो जाती है, तुम हार्ड वर्कर बन जाते हो। वो एक ऑफिसर का काम सिर्फ काम करना नहीं होता है, काम करवाना होता है, और करवाने के लिए आपकी एनालिटिकल सोच डेवलप होना चाहिए, डिसीजन लेने की शक्ति जबरदस्त होनी चाहिए। तो ऐसे ऑफिसर मिल नहीं पा रहे थे, या ट्रेनिंग में इस तरह की कोशिश किया जाता था कि ट्रेन करने के लिए, तो वो चलाना नहीं चाहते थे दिमाग। रीजन बस 2 सब्जेक्ट को इतना ज्यादा पढ़ लिया कि वो 2 सब्जेक्ट से इधर उधर होने की कोशिश ही नहीं करता था। तो ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश हुआ और एनालिटिकल सोच वाले व्यक्ति को लाने की कोशिश हुई। इसी कारण ये सीसैट पेपर लाया गया। और ये एक एग्जामिनेशन में नहीं, हर जगह ये साबित हो चुकी है कि मैथ रीजनिंग आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चेक करने का एक पैमाना है। कोई भी एग्जाम से निकाल लो, उसमें एक मैथ रीजनिंग एक पार्ट है। कुछ लोग बताएंगे सर मेडिकल में कहां है, डॉक्टर बनते हैं बिना दिमाग के बनते हैं क्या? देखो बेटा, मैं मानता हूं कि क्लास 10 के बाद मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं वो लोग, बायो से 11-12 करता है, मेडिकल की तैयारी करता है, मेडिकल पास करता है, 5 साल कॉलेज की पढ़ाई करता है। लेकिन 5 साल कॉलेज पढ़ाई करने के बाद आप देखे होंगे कि जब कॉलेज पास आउट होकर निकलने की कोशिश होता है, वहां से कहीं ज्वाइनिंग करने की बात होती है, तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट से उसको भी गुजरना होता है। उस एप्टीट्यूड टेस्ट में जाकर देखना, वहां भी मैथ और रीजनिंग का पार्ट है। देखो उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है, क्लास 10 के बाद मैथ नहीं पढ़ा है, अब ज्वाइनिंग की वक्त आया तो कहता है एप्टीट्यूड टेस्ट पास हो, और उसमें भी मैथ रीजनिंग का पार्ट दे रहा है। इसका मतलब मैथमेटिक्स रीजनिंग बनाने वाला का दिमाग शार्प है, ये चीज साबित हो चुकी है। और जिसका ये कमजोर है उसका दिमाग शार्प नहीं है, उसका एनालिटिकल सोच कहीं ना कहीं कमजोर है। इसी कारण हर एग्जाम में मैथ और रीजनिंग का पार्ट है। अब कुछ लोग कहेगा सर मैथमेटिक्स हम तो बचपन से पढ़ा नहीं, एट रैंडम बिना मैथमेटिक्स का कुछ होने नहीं दिया जा रहा है। देखो बेटा, मैं सबसे पहले यूपीएससी की बात करूं या सीसैट पेपर की बात करूं, इसमें मैथमेटिक्स डीपली नहीं पूछा जाता है, बेसिक पूछा जाता है, बेसिक कंसेप्ट पूछा जाता है, क्योंकि उसको ये नहीं जानना है कि इंजीनियर बंदा मेरे पास आए,
यूपीएससी बोर्ड का ये मकसद नहीं है कि जो इंजीनियर है, जो मैथमेटिक्स से टॉपर है, वो आए मेरे पास। उसका सिर्फ एक मकसद है कि आपका दिमाग चलना चाहिए। आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चेक करने के लिए बेसिक मैथ पूछा जाता है, ना कि डीपली। अब कुछ लोग इस गुमान में रहता है कि यार बेसिक पूछा जाता है। जब बेसिक ही पूछा जाता है तो बेसिक तो हम जानते ही हैं। बेटा, इस गुमान के कारण भी बहुत लोग असफल हुआ है। मेरा ही एक स्टूडेंट था, इंजीनियर था, और आया, सिलेबस हमसे समझा। सिलेबस समझने के बाद कहता, अरे सर ये सब चीज तो हो जाएगा। अपने मेंस की तैयारी में लगा रहा। एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले मैं कही कुछ तो प्रैक्टिस सेट बना लो जिससे टाइम मैनेज हो जाए, क्या आता नहीं आता दिख जाए। अरे सर वो तो पास कर जाएंगे। इसको कहता ओवर कॉन्फिडेंस। जानते हो, तैयारी अच्छा था उसका, रियल में प्री होता तो कोई आईएएस बनने से रोक नहीं सकता था उसको। जिस तरह से तैयारी था उसका, परिणाम क्या हुआ, प्री हुई और सफल हो गया। नहीं हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। बेसिक, मैं मानता हूं कि बेसिक सब लोग कह देंगे कि बहुत बेसिक पूछता है, लेकिन बेसिक किसको लगेगा कि ये बेसिक है, ये हार्ड है? जिनको उस चैप्टर के बारे में जानकारी होगा, जो वो चैप्टर जानता होगा ठीक से, वही कह सकता है ना। तो सबसे पहला चीज होगा सीसेट आया क्यों। पहले तो विवाद भी था इसमें। जब आया था तो इसका मार्क ऐड होता था। ऐड होने का परिणाम क्या हुआ, रियल में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बच्चे थे उन लोगों को बहुत ज्यादा मार्क्स हो जाता था इसमें, जिसका परिणाम था कि वो लोग ज्यादा मार्क लाने के कारण प्री में यही लोग पास कर जाता था। जैसे आपको फर्स्ट 2011 की घटना में सुनाता हूं, तो 2011 में 2015 में जितने लोग प्री पास किए थे, लगभग 15,000 का अप्रॉक्स रिजल्ट था। उस 15,000 में सुनकर आश्चर्य होगा कि 4,000 लोग मेंस ही नहीं दिया। प्री तो पास कर गया लेकिन मेंस नहीं दिया। क्यों? तो ये फर्स्ट बार जो सीसेट आया था ना बेटा, जब ये सीसेट फर्स्ट बार आया था तो अधिकांश इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बैंक पीओ की तैयारी करने वाले, एसएससी की तैयारी करने वाले सभी लोग फॉर्म भर दिए। चलो देखते हैं एक बार क्या होता है। और सीसेट का मार्क ऐड हो रहा था। कई स्टूडेंट, मेरी ही नजर में, मेरा ही स्टूडेंट बैंक पीओ की तैयारी करने वाले 80 में से 75 क्वेश्चन सही बना दिया। और जीके जीएस पेपर में भी क्या हुआ था उस बार, देखना, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, करंट, इन सबसे क्वेश्चन था, जिसके कारण बैंक की तैयारी करने वाला का बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, करंट ये बहुत अच्छा होता है। तो वहां भी जीएस भी ठीक ठाक 50-60 से ऊपर बना लिया था क्वेश्चन। परिणाम क्या हुआ, प्री तो पास कर गया ये लोग। प्री पास होने के बाद जब मेंस की तैयारी आया कि 2-2 पेपर पढ़ना होगा, पूरे सारे पेपर एक तरफ से पढ़ना होगा, इससे भी पढ़ना होगा, पेपर देखते हुए घबरा गया। क्या किया, चलो मेंस इस बार नहीं देंगे, आप देखेंगे आगे बार करते हुए कम से कम 4,000 स्टूडेंट नहीं दिया गया। आ रहा समझ में? तो बेटा तो सीसेट जो आया तो कुछ लोगों के लिए बहुत इजी कर दिया। इसके लिए खूब आंदोलन भी हुआ था। 3 साल के बाद खास करके 13-14 में मुखर्जी नगर में बहुत ज्यादा आंदोलन, बहुत भयानक आंदोलन हुआ था, जिनमें छात्रों की एक मांग था कि इस पेपर को हटाओ, इससे मुझे लॉस होती है। क्यों? तो खासकर जो रट्टाफिकेशन लगाने वाले स्टूडेंट थे तो उसके लिए मैथ तो थोड़ी सी कठिन थी, और मैथ की मार्क ऐड हो रहा है, रीजनिंग का मार्क्स ऐड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम कर रहा हूं उन लोगों के लिए। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि देखो 20 मार्क तो डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए प्रॉफिट था कि कंप्रीहेंशन का जो क्वेश्चन था उसमें 7 से 8 क्वेश्चन तो ऐसा था ना, 7 to 8 क्वेश्चन इंग्लिश में ही था सिर्फ। अब इंग्लिश वाले के लिए तो बहुत आसान है ये, मान लो 8 क्वेश्चन भी दे दिया तो 20 मार्क हो गया, और हिंदी मीडियम वाले के लिए कठिन काम था। अब हटा दिया गया, अब दोनों मीडियम में कंप्रीहेंशन होती है, सेम है, हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए भी सेम ही है, अलग से इंग्लिश वाले के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, पहले था। अब 20 मार्क का ग्रेस मार्क यहीं पर ले लिया, कहां जीएस में इसको हम पीछे छोड़ पाएंगे? तो कुछ खामियां थी, जिस खामियों को 2014 में दूर किया गया, और 2014 में कहा गया
कि ठीक है भाई, आपको ये चेक करना है कि सीसैट पेपर दिमाग आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चेक करने का एक पैमाना है, तो मैं वो चेक करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसको क्वालिफाई कर दो। तो सरकार ने इसकी बात मानी और 2014 में जाकर आपको क्या कर दिया, सीसैट पेपर को क्वालिफाई कर दिया गया। ठीक है, अब सीसैट पेपर क्या हो गया, क्वालिफाई मार्क। क्वालिफाइंग भी कितना, तो आपको मालूम होगा, इसमें 80 क्वेश्चन का, इसमें टोटल सीसैट में क्या होता है, 80 क्वेश्चन का होता है। 80 क्वेश्चन में 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, यानी टोटल 200 मार्क का पेपर होता है, जिसमें 33% मीन्स 66 मार्क लाना अनिवार्य है। यदि 66 मार्क नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। कितना भी अच्छा आपका जीएस पेपर है, जीएस कितना भी ज्यादा गया है, आप पास नहीं होंगे। यानी इस पेपर में अब कर दिया कि 66 मार्क लाना जरूरी है और निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग है। क्लियर? तो चलो, ये चीज हुआ कि सिलेबस क्या क्या आता है। अब देखो, तो ये चीज क्लियर हो गया कि 66 मार्क आपको लाना जरूरी है सीसैट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब सवाल उठता है कितना पढ़ना चाहिए, कैसी पढ़नी चाहिए, क्या क्या होता है। तो एक चीज पहले मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूं कि कितना कितना क्वेश्चन किस पार्ट से रहता है, तब जाकर आपकी ज्यादा क्लियर होगा पॉइंट। देखो, ये 2011 से लेकर 2020 तक के आपके पास डाटा है कि किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। जैसे मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स से 2011 फर्स्ट बार जो एग्जाम हुआ था सीसैट, तो उसमें 11 क्वेश्चन मैथ से था, 17 क्वेश्चन। देखो बेटा, इसमें रीजनिंग से सिर्फ आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग से आ रहा है। इसके बाद रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन से 37 क्वेश्चन था, डिसीजन मेकिंग से 8 था। ये पेपर जो था डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिलेबस में अभी भी लिखा हुआ बेटा मिलेगा। और 2011, 12, 13 में पूछा गया था क्वेश्चन। 2011 की बात करें तो 8 क्वेश्चन था, 2012 की बात करें 9 क्वेश्चन था, 2013 की बात करें 6 क्वेश्चन था। लेकिन अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब देख लो, उसके बाद लगातार एग्जाम की कंडीशन देखो, किसी भी एग्जामिनेशन में इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसका रीजन क्या था, पहले इसके रीजन पर जाता हूं, फिर मैथ की तैयारी 100%। एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से आप सुनते रहना। सीसैट पास करना बहुत ही आसान खेल है, लेकिन आसान किसके लिए है, जो पॉजिटिव वे से काम करेगा। डरना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं लाना है। तो क्या करना है, तमाम चीज आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले चीज हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अब ये डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिलेबस में अभी भी है, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। क्यों? जब ये चीज आया था बेटा, तो इसमें कहा क्या, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें कुछ न कुछ मिलेगा। मिलेगा मतलब आपकी सोच, बोर्ड की सोच के साथ, बोर्ड की सोच कहोगे, जो क्वेश्चन सेट करता है उसके सोच के साथ कहोगे, क्योंकि ये ऐसा विवादास्पद चीज है जिस पर डिबेट हो तो कौन सही है कौन गलत है कहना मुश्किल हो जाएगी। उसका रीजन, जैसे मैं अभी आपको कहूं कि आध्यात्मिक लोग को राजनीति में आना चाहिए, तो एक विवाद का विषय है। कोई कहेगा हां, कोई कहेगा ना। अब हां वाला 100% सोच सही है कि ना वाला का 100% सोच है, कहना मुश्किल है। सबकी अपनी अपनी तर्क होगा, खासकर यूपीएससी में सारे तो विद्वान बैठे हुए। यही तो विवाद का कारण रहा, जिस विवाद के कारण ये चैप्टर ही हटा दिया गया। इससे क्वेश्चन पूछना ही, क्योंकि विवाद में फंसना नहीं, कौन कोर्ट जाएगा, कचहरी जाएगा। लास्ट में बोला कि नहीं, इस चीज से हम क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो इसमें था क्वेश्चन क्या कि यदि 100% बोर्ड के अनुसार, बोर्ड के सोच के अनुसार आपकी सोच मिलती है तो 100% मार्क दिया जाएगा। उससे कम 75%, उससे कम 50%, यानी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, निगेटिव नहीं होगा। तो जिसके कारण पहले क्या होता था, ये जो 8-9 क्वेश्चन जो पूछा जाता था सब बनाता था और सब अपने अपने को सही मानकर ही चलता था। निगेटिव है नहीं, कुछ आना ही है, जाने के लिए इसमें कुछ नहीं है। अब इससे क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया गया है। स्टेट में पूछा भी जाता है, क्योंकि ये चैप्टर, क्योंकि सारे स्टेट यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार ही अपने सिलेबस को कन्वर्ट कर रहा है, और इसी कारण यूपीएससी का जो सिलेबस है वही अपना सिलेबस रख भी रहा है।
लेकिन रखने के कारण देखा गया कि इस चैप्टर से जो थिंकिंग था यूपीएससी का पूछने का, वो थिंकिंग नहीं रहा स्टेट वाला। स्टेट वाला एक तरह से बकवास क्वेश्चन से पूछ रहा है। तो चलो उस विवाद में हमको नहीं रहनी है, हमको आना है इस पॉइंट पर। आपको देखने को मिलेगा 11 में तो मैथ 11-5, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन बेटा अलग चैप्टर नहीं है, मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। इनको जोड़कर देख तो 16 क्वेश्चन तो 2011 में था। 12 में क्या किया, मैथमेटिक्स की वेटेज को कम कर दिया। इसका रीजन था कि 11 में जब देखा गया कि बच्चे बहुत कम क्वालिफाई किए, या जो किए हैं तो बैंक पीओ वाले सब कंपीट कर गया, जो मेंस दिया ही नहीं है, तो उन लोगों को लगा क्या कि यार मैथ में वो लोग बहुत अच्छा होता है, इसका मैथ का क्वेश्चन को कम कर दो। तो क्या कर दिया, मैथ को कम कर दिया, रीजनिंग को बढ़ा दिया, एनालिटिकल सोच कि आम स्टूडेंट पास करे। कंप्रेंशन, रीडिंग कंप्रेंशन को 40 किया, 9 इससे दिया था, दिख रहा है यहां डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं पूछा गया था। 13 की बात करो, फिर 13 में मैथमेटिक्स के वेटेज को बढ़ाया गया, 11 और 9 डाटा इंटरप्रिटेशन 9, यानी 20 क्वेश्चन पूछा गया मैथ से, 21 रीजनिंग, 33 कंप्रेंशन। करते करते आज की कंडीशन देखो, 2020 में आ जाओ, कहां मैथमेटिक्स के वेटेज चला गया 42। रीजन क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चे पढ़ने लगे। रीजनिंग एक ऐसा चीज है, कुछ फिक्स टॉपिक है, ठीक से कोई भी पढ़ लेता है, रीजनिंग अच्छा हो जाता है। अब वहां स्कोर होने लगा ज्यादा, अब रीजनिंग बच्चे स्कोर ज्यादा कर रहे हैं, क्वालिफाई ज्यादा हो रहे हैं, फिर रोकना था उसको। तो रोकने के लिए क्या किया कि चलो मैथमेटिक्स से डर रहा है, मैथमेटिक्स को आगे कर दो। 19 से ही देखो, 19 से ही मैथमेटिक्स को वेटेज को बढ़ा। वैसे 15 में भी 30 था, 16 में भी 31 था, 28 क्वेश्चन था, लेकिन 19-20 में देखो 32, 20 में हो गया 42 क्वेश्चन। अब यदि ये हालत है, 42 यहीं पर है, अब बताओ इन दोनों को 100% कर लेने के बावजूद भी प्रॉब्लम है कि नहीं? प्रॉब्लम है। अब इन दोनों को 100% करने का जरूरी है कि कंप्रेंशन 26 के 26 आपका सही होगा। इतना अच्छा हिंदी भी नहीं होता है सभी का, ना ही इतना अच्छा इंग्लिश भी होता है। तो अब एक चीज, पहला चीज ये साबित हो चुका कि बिना मैथमेटिक्स का सीसेट निकालना मुश्किल है। ये चीज क्लियर हो गई है। आपको सीसेट निकालनी है तो मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है उसका रीजनिंग 100% अच्छा होता है। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है उसका रीजनिंग खराब हो ही नहीं सकता है। हां, ये मान सकते हैं जिसका रीजनिंग अच्छा है तो जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स अच्छा हो। रीजनिंग कोई पढ़ सकता है, रट सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स वाले को रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी सोच, उसकी थिंकिंग इतना डेवलप हो जाता है कि रीजनिंग उसके लिए जीरो। इसी कारण जो रियल में मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं वो रीजनिंग स्वयं पढ़ा लेता है, रीजनिंग जानता है। लेकिन जो रियल में रीजनिंग के टीचर होते हैं उसका मैथ अच्छा हो कह नहीं सकते। तो बेटा मैथमेटिक्स अब आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, मैथमेटिक्स का डर हटाना पड़ेगा। और कुछ लोग मैथमेटिक्स को जो पढ़ना चाहता है कि नोट बनाकर एग्जामिनेशन के समय में रट्टा लगा करके चाहोगे कि सीसेट क्वालिफाई कर जाए, असंभव, संभव नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूं, रियल से अवगत करा रहा हूं। आप मैथमेटिक्स को अच्छा करनी है आपको, तो आपको एक तो उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती का मतलब रियल, डेली उससे मिलना पड़ेगा, डेली उसके बारे में सोचना पड़ेगा, डेली उसके बारे में उससे बात करनी होगी। यही होता है ना। कोई चाहेगा एग्जामिनेशन से एक मंथ पहले नोट बना लेता हूं, अपनी नोटबुक को देख देख कर मैं मैथ अच्छा कर लूंगा, असंभव। क्योंकि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा पता नहीं, हार्ड सवाल नहीं पूछता है। यदि रियल में सारे चैप्टर का बेसिक, वो भी अर्थमेटिक का, ओनली अर्थमेटिक पार्ट आता है। भले मैं चैप्टर में दिखाऊंगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आपके चैप्टर में दिया हूं, मैं सिलेबस के बारे में बात करूं। देखो ये आपका चैप्टर है, जो चैप्टर आपको पढ़नी है, जो चैप्टर पढ़नी है। तो इन चैप्टरों में आपने देखा होगा कि मैं इन चैप्टर को भी ऐड कर दिया हूं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जबकि जब से सीसेट आया है ना, लगभग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप लोग को क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन पढ़ना है क्योंकि इससे रीजनिंग में आ जा रहा है क्वेश्चन। अब कहोगे सर रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आता है? जैसे सपोज करो पूछ दिया तुमको
कि एक पार्टी में 15 लोग पार्टिसिपेट किया, सभी एक दूसरे से एक एक मैच खेल रहा है, या 15 पार्टिसिपेट किया 15%, सभी एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, हाथ मिलाने की संख्या क्या है? अब तुम फॉर्मूला रटोगे n इंटू एन माइनस 1/2, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके कॉम्बिनेशन की सोच डेवलप कर लो तो हाथ मिलाएं कि क्रिकेट मैच खेले कुछ टीम मिलकर, उपहार बांटे, सारे क्वेश्चन एक तरफ से बना लोगे, सबके लिए फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वहां रीजनिंग में भी इस तरह की क्वेश्चन आ जाता है, मैथ में भी आ जाता है। इसी का ये चैप्टर पढ़ना है। एक समय था जब 2011 से पहले की बात करो 2010 तक का, तो ये चैप्टर यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। 3-3 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन आ जाता था, ऐसे अच्छा क्वेश्चन आता था। लेकिन जब से सीसैट आया तो इसका इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जहां मैथमेटिक्स की हम बात करें, एक बार कर लेते हैं मैथमेटिक्स की बात। जहां बेटा मैथमेटिक्स की बात करें तो पहला चीज मैं आप लोग को यह बता दूं कि मैथमेटिक्स में सारे चैप्टर की बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक नॉलेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी चैप्टर शुरू करो तो चैप्टर है क्या, कहना क्या चाहता है। यदि मैं परसेंटेज की बात करें, चाहे मैं रेशियो की बात करें, तो सबसे पहले यह सोचो, यह थिंकिंग करो कि रेशियो है क्या, रेशियो का मतलब क्या है। अब सिर्फ रेशियो का 10-20 सवाल बनाकर आप यह सोचोगे कि रेशियो चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं जान गया, नहीं। आपको क्या जानना है कि रेशियो है क्या। तो रेशियो के बारे में मैं डिटेल में सब चीज के बारे में बताऊंगा पढ़ाने वक्त। रेशियो के बारे में हम जानते हैं कि रेशियो क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच का सबसे छोटा रिलेशन है, स्मॉलेस्ट रिलेशन है। अब स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या बताना चाह रहा है, जैसे सपोज करो ए और बी है, ए का एज 30 ईयर्स है, बी का 20 ईयर्स है, तो ए बी के एज का अनुपात, आयु का अनुपात 30:20 नहीं कहेंगे, 3:2 कहेंगे। कॉमन चीज है, उसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक रेशियो क्या है इसके बारे में जान ले। प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट लॉस में जितने भी वर्ड है उन वर्ड के बारे में ठीक से आपको जानकारी हो जाए तो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछेगा जवाब दोगे। आप प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस में किन किन शब्द का यूज होता है, सीपी का, एसपी का, क्रैमुल, विक्रैमुल, प्रॉफिट, लॉस, लाभ, हानि, डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, मार्क्स प्राइस, इन वर्ड के बारे में पहले यूज होता है। इन वर्ड के बारे में ठीक से तुम पढ़ लो, क्या है, नहीं है, कैसे यूज करनी है। यदि ये जान गया तो प्रॉफिट लॉस में कुछ भी सवाल जो नॉर्मल तुमसे पूछा जाएगा जवाब दे दोगे। तो इसी तरह इन चैप्टरों के बारे में सारा, चाहे एज से रिलेटेड की बात हो, एवरेज की बात हो, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सीरीज, इससे ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बराबर आते रहता है। तो इन तमाम चैप्टर आपके बोर्ड स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इन चैप्टर को का बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, अच्छी तरह से आपको पढ़नी पड़ेगी। डाटा इंटरप्रेशन के बारे में बहुत लोग कहता है ये सर क्या है। डाटा सफिशिएंसी भी होता है, डाटा इंटरप्रेशन होता है। तो देखो डाटा इंटरप्रेशन का मतलब क्या होता है, यूपीएससी कभी भी इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है। आपने देखा कि डाटा इंटरप्रेशन 2 साल से डाटा इंटरप्रेशन से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहां पर आपके सिलेबस है, देखो। लेकिन 2018 की बात करें, इस चैप्टर से 14 क्वेश्चन था। देखो 2 बार इससे पहले भी नहीं पूछा था, फिर 14 क्वेश्चन का ग्रुप आ गया, फिर नहीं पूछा 2 बार। इसी कारण 2021 में फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं कर सकते 2021 में नहीं पूछेगा। हो सकता है कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कम कर दे, डीआई से ज्यादा कर दे, क्योंकि मैथ और डीआई दोनों एक पार्ट ही है। मैथमेटिक्स और डीआई एक पार्ट ही है, लेकिन हां अभी 2 साल से लगातार डीआई से भी क्वेश्चन नहीं आया है। क्लियर पॉइंट। ये क्या होता है डीआई, डाटा इंटरप्रेशन होता है क्या है कि कुछ भी ये हर ऑफिसर को जानना जरूरी होता है। क्यों जानना जरूरी होता है, सवाल ये उठता है। इसका क्या यूज होता है, बहुत लोग कहता है इसका यूज क्या है भाई, मेरे एग्जाम में मैं आईएएस बन जाऊंगा तो क्या इसका यूज होगा। देखो बेटा, आप आईएएस बन गए, एक छोटा सा कहानी बता रहा हूं। आप जाते हो जांच के लिए, कहीं पुल बन रही है, ब्रिज बन रही है, वहां गया, वहां पर तुम चेक किया तो सबसे पहले चीज आप लोग को मांगेगा कि क्या इसका डिजाइन है,
कौन सी डिजाइन पास हुई है, कितना मटेरियल कितना खर्च होगा, ये चीज का डिटेल दो। कोई इंजीनियर आपको डिटेल नहीं देगा। इंजीनियर एक ग्राफ बनाकर रखता है, एक फिगर बनाकर रखता है, और फिगर में सब कुछ डाल देता है। कभी बार ग्राफ के रूप में डाल देगा, कभी पाई चार्ट के रूप में डाल देगा, और वो ग्राफ का कॉपी दे देगा। अब तुमको ग्राफ देखने के लिए आता ही नहीं है, तो तुम क्या करते हो, गाड़ी में रख दो फाइल। जो जांच वही होना चाहिए, वही रिजल्ट होना चाहिए, उसके लिए आपने यदि वो गलत काम किया है तो उसको मौका दे दिए समझने का। आप तो अपनी गाड़ी में रखवा लिए फाइल, फिर उस फाइल को एस्थेटिकल डिपार्टमेंट्स को भेजते हैं कि भाई इसको डिटेल करके भेजो। फिर उसका डिटेल आता है लिखकर, फिर लिखकर पढ़ते हो, तब तक वो तो सुधार लेगा अपना काम। पकड़ पाए आप? नहीं पकड़ पाए। चेक में आया हुआ नहीं। तो एक आईएएस को भी फिगर देखकर समझ में आना चाहिए। जैसे बजट पेश हुआ है, अभी इतनी मोटी कॉपी है, सारा लाइन बाय लाइन जो पढ़ेगा इतनी मोटी कॉपी पढ़ेगा, लेकिन ग्राफ के द्वारा जिसको समझ है वो क्या करेगा, भैया इनकम का एक ग्राफ देख लेगा, पाई चार्ट में इनकम है, कहां कहां से पैसा आएगा। दूसरा ग्राफ देखा, कहां कहां जाएगा, कितना आ रहा है कितना जा रहा है। दो ग्राफ से लगभग बजट कवर हो गई, आराम से होगी। कितना परसेंटेज कहां किया जाएगा वो सारा लिखा हुआ है, ऊपर में डाटा दे दिया। अब जिसको एक ग्राफ देखने के लिए आता है, ग्राफ समझने के लिए आता है, उसको समझ में तो दो फिगर में पूरी बजट आ गई, अदरवाइज पूरी बजट पढ़ना पड़ेगा। और यूपीएससी में जब भी पूछा गया है डीआई का क्वेश्चन, बेसिक पूछा गया है, वो एक तरफ से ये देखने की कोशिश किया गया कि ये फिगर देखकर समझ पाता है कि नहीं। और डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि डाटा को फिगर के द्वारा दर्शाना, फिगर के द्वारा दिखाना। लैंग्वेज में वो चीज लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो फिगर से देखकर आपको समझना पड़ेगा ये क्या है क्या नहीं है। होने के लिए ज्यादा से ज्यादा पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबुलेशन, बार ग्राफ, यही चार चीज मेन आता है तुम लोग को। तो चारों चीज का डीपली नहीं आता बेटा। जैसे यही चीज बैंक पीओ की बात करें तो बैंक पीओ में क्या होता है, चीज तो वहां भी यही है, लेकिन वहां कैलकुलेशन के द्वारा हार्ड होता है, लैंग्वेज के द्वारा वहां घेरा जाता है। आप लोग को कोई लैंग्वेज के द्वारा साधारण सा चीज पूछा जाता है, ठीक है। वो तमाम चीज एक बार डीआई ठीक से कर लो, मान लो जिस बार ये 14 क्वेश्चन जिसका बेसिक डीआई अच्छा था, यही तो क्वालिफाई करवा देगा भाई, रीजनिंग तो है ही। तो मेरा ये कहने का मतलब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप सीख लो, डरो नहीं, डेली पढ़ो, डेली पढ़ना पड़ेगा आपको। कोई ये सोचेगा एग्जामिनेशन के समय में 10 महीना 1 महीना आप पढ़ाई कर लोगे, सीसेट पास कर लोगे, नहीं। तो चलो ये चीज तो हो गया मैथमेटिक्स का। रीजनिंग का इसी तरह रीजनिंग का सिलेबस देख लो। रीजनिंग में बेसिक इन चैप्टरों के बारे में जानकारी तो चाहिए। जैसे डाइस के बारे में बराबर पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन। कैलेंडर हमेशा तो नहीं, 2 बार पूछ चुका है, आते रहता है क्वेश्चन। ये सब चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना, बेसिक है बेटा, 1-1 घंटे में समाप्त हो जाती है, एक बार पढ़ लोगे जिंदगी में नहीं भूलोगे। इसी कारण ना रीजनिंग से यदि 20 क्वेश्चन भी दे दिया ना तो बल्ले बल्ले हो जाती है। थोड़ा सा पॉजिटिव होकर रीजनिंग पढ़ ले, सबसे आसान है तुम्हारे सीसीआरटी पर। 20 क्वेश्चन यदि दे दिया तो 20 के 20 सही हो जाएगा। एक आध जो गलती होने की चांस होती है, उस सीरीज में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, या सिलोलिन सबका सही नहीं होता है। लेकिन इतना वादा करूंगा, मेरे से पढ़ने के बाद सिलोलिन कभी भी गलती नहीं करोगे, जिंदगी में नहीं गलती होगी। किसी भी एग्जामिनेशन का बना लो, थिंकिंग है, सोच है, बताऊंगा पढ़ाने वक्त। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते रहता है, कोडिंग डिकोडिंग से, यह भी बहुत आसान है। डायरेक्शन, इससे भी क्वेश्चन आता है, बहुत आसान। ये सब क्वेश्चन 1-1 घंटा को कोई भी टॉपिक नहीं है बेटा। बताओ, यदि ठीक से रीजनिंग पढ़ा जाए तो मुश्किल से 30 आवर्स में आपकी रीजनिंग समाप्त हो जाएगी, मैक्सिमम 35 आवर्स होगा। और 35 आवर्स ठीक से पढ़ लोगे ना,
घर पर नहीं भी पढ़ोगे, सिर्फ क्लासरूम में मैं जो सेट करवाऊंगा प्रैक्टिस जितना, उतना करके तुम एग्जाम में चले जाओगे तो ये रीजनिंग का सारे के सारे क्वेश्चन सही होगा। मैथमेटिक्स में 100% वादा नहीं कर सकता हूं, लेकिन रीजनिंग में 100% की वादा कर सकता हूं कि बहुत ही आसान टॉपिक होती है। ठीक है, उसका फिर सीरीज, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रेंटिंग, सिलोजिज्म, फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग मतलब जैसे रेक्टेंगल काउंटिंग का लिए पूछेगा, स्क्वायर काउंटिंग के बारे में पूछेगा, ट्रायंगल काउंटिंग के बारे में पूछेगा, तो ये सब आते रहता है क्वेश्चन। फर्स्ट सेट में ही ट्रायंगल काउंटिंग का क्वेश्चन था, एक इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें 23 आंसर था। यहां पर ये लाइन खींच दोगे तो 27 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। रेक्टेंगल के लिए कई बार आ चुका है, जैसे राजस्थान पीसीएस के बारे में बात करो तो वहां भी आ चुका है, पॉलीगॉन का भी आ चुका है। तो ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर होते जा रहा है दिनों दिन। रीजन अभी भी आसान ही पूछता है सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का, लेकिन इससे क्वेश्चन जब भी आता है बेटा 4-4 क्वेश्चन का ग्रुप ही आता है। एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन सही होगा ठीक से यदि इसको अरेंज कर लिया तो। इसी कारण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है ना। डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन, ये बेटा आजकल डिसीजन मेकिंग करके आता था, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग करके, जो कि 3 ही बार पूछा था शुरू में, उसके बाद ये चैप्टर ही हटा दिया गया। ये चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का। सिंबल चेंज इससे आएगा, ये सीरीज आएगा, क्लॉक आएगा, मिसिंग नंबर, लगभग मोटा मोटी यही चैप्टर है बेटा। और ये सिलेबस 30 आवर्स का है। 30 घंटा में ये तमाम चीज आपको मैं पढ़ा दूंगा। और 20 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछेगा ना। देख लो आप रीजनिंग से यदि कम से कम पूछा गया तो कितना क्वेश्चन आया है। यदि रीजनिंग की बात करें तो कम से कम, पहले तो बहुत ज्यादा पूछा जाता था, अब कम भी क्या तो 26 है भाई। 26 में 25 क्वेश्चन तो फिक्स हो गया कि नहीं। एक आध मिस हो तो मिस हो, लेकिन 25 क्वेश्चन फिक्स है। यदि 30 घंटा में बात करो तो 30 आवर्स में आपको 25 सही करवाएंगे, मात्र 30 घंटे में। 30 घंटा दे दो ये कंप्लीट। लेकिन मैथमेटिक्स में ये दावा नहीं कर सकते कि 50 घंटा में आपको मैं 25 या 20 क्वेश्चन करवा दूंगा। मैथमेटिक्स डेली बनाना पड़ेगा आपको। अब डेली बनाओगे कैसे? एक बार तो सारे चैप्टर की बेसिक नॉलेज ले लो, उसके बाद करो क्या, सेट उठा लो। पहले प्रीवियस पेपर उठाओ, फिर प्रैक्टिस सेट उठा लो, और डेली कोशिश करो एक प्रैक्टिस सेट डेली बनाए। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट डेली बनाए। बनाने वक्त टाइम देखकर बनाओ। बनाने के बाद कितना भी मार्क आए घबराओ मत, फिर उसको अपने से एनालिसिस करो। पीछे बनाया हुआ रहता है, वहां भी देखो। उससे भी प्रॉब्लम है तो अपने टीचर से संपर्क करो। टीचर से जो सवाल उसमें प्रॉब्लम है उसको जानने की कोशिश करो। जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको लिख दो, फिर दूसरे दिन दूसरा टेस्ट। ये कम से कम 60 डेज का ये प्रैक्टिस होना चाहिए। यानी आपका एग्जामिनेशन यदि 60 डेज के बाद है तो डेली एक सेट बनाइए। कम समय बचा है, 60 सेट नहीं बनने वाला है, तो 2-2 सेट कर दीजिए। 60 सेट बनाते बनाते आपकी सीसैट पेपर पे इतनी पकड़ हो जाएगी कि कोई आपको क्वालिफाई होने से रोक नहीं सकता है। और सिर्फ क्वालिफाई होना है, इसमें टॉप भी हो जाओगे तो मार्क तो जुटेगी नहीं, ऐड होगी नहीं। तो टॉपर होने के लिए नहीं, इसमें अच्छी तरह से क्वालिफाई होने के लिए। क्यों कहते हैं अच्छी तरह से? देखो, यदि कॉन्फिडेंस नहीं होगा क्वालिफाई होने का, तो मैंने एक कहानी और आप लोग को बताने की कोशिश करता हूं। एक स्टूडेंट था, उसका भी मेंस की तैयारी अच्छी तरह से हो चुकी थी, अच्छा लड़का था, सब कुछ सही था, लेकिन सीसैट पेपर में प्रॉब्लम क्या हो गया, एक कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन एक ऐसा था जो क्वेश्चन यदि बोर्ड सही कर दिया, क्योंकि सोच अलग अलग था, थिंकिंग अलग अलग था, कुछ लोग इसको कुछ आंसर दे रहा था, कुछ इंस्टीट्यूट वाला कुछ दे रहा था, कंफ्यूजन था। अब बोर्ड यदि उसको सही कर देता तो उसका सही हो जाता, तो उसका क्वालिफाई हो जाता। यदि बोर्ड के अनुसार वो गलत होता तो फिर वो क्वालिफाई नहीं करता। अब ये चीज जो मन में आ गया ना,
तो जो प्री के एग्जाम के बाद मेंस का जो गैप था, उस बीच में उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, पढ़ ही नहीं पाया। डेली मन में तो वही चिंता था। जब ये चिंता आएगा तो फिर एक ही रास्ता है, भगवान की पूजा ज्यादा किया जाए। तो वो भी पूजा पाठ पर ज्यादा ध्यान दे दिया, हे भगवान मेरा वो क्वेश्चन सही हो जाए। हमेशा चिंता की बात वही रहता था उसके मन में। हुआ क्या, वो बोर्ड सही कर दिया, वो क्वालिफाई हो गया। लेकिन ये जो टाइम उसका बर्बाद हुआ ना, उस बर्बाद के कारण उसका मेंस भी खराब हो गया। अब बताओ, यदि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो गया रहता तो कॉन्फिडेंस रहता उसका प्री के बाद, वो मेंस में लगा हुआ रहता कि नहीं, मेंस की अच्छी तैयारी क्या हुआ रहता कि नहीं, आज वो आईएएस रहता कि नहीं। तो इसी कारण बेटा सिर्फ बाउंड्री लाइन पर पहुंचने के लिए तैयारी करोगे तो वो भी ठीक बात नहीं है, फिर वही हालत होगी जो उस बच्चे के साथ हुआ। तो आपको कम से कम इतना क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ वहां बनाना होगा कि निगेटिव कुछ भी होगा तो मैं बाउंड्री लाइन से ऊपर रहूंगा। टॉपर नहीं बनना है, लेकिन बहुत नीचे भी नहीं रहना है। और ये बचाने के लिए कुछ लोग आपको सिर्फ कहेगा कंप्रेंशन देखो, कहां जाओगे, 26 पर आ गया और 26 के 26 सही हो जाएगा, संभव नहीं है ना। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन भी सही हुआ तो क्वालिफाई होना मुश्किल हो गया भाई। तो इसकी सहारा लेना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहता सर यही दोनों कर ले तो क्वालिफाई हो जाएंगे, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी घायल कर देगा बेटा। इसी कारण मैथ को नेग्लेक्ट करके नहीं चलो, कारण 42 क्वेश्चन कल और ज्यादा कर दिया तो फिर कहां रहोगे, फिर कहां जाओगे। इसी कारण आपको यह चीज भी करना जरूरी है। और नॉर्मल में तो कहा कि बेसिक नॉलेज इन चैप्टरों पे हो जाए, वही आपके लिए काफी है। तो उम्मीद करता हूं कि इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब देखते हैं हम लोग शुरू से। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है यहां पर कि किन बुक से तैयारी करें, कौन सी बुक मैं पढ़ाई करूं इसके लिए, ये चीज है ना। तो देखो बेटा, जहां तक बुक की बात हो तो वो बुक के चक्कर में रहोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सी बुक है, एक कोई बुक उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, क्योंकि हमको बेसिक नॉलेज चाहिए। और ये चैप्टर को बेसिक एक बार ठीक से पढ़ ले, उसके बाद जो रिजल्ट होगी वो सेट प्रैक्टिस से होगी, बुक से नहीं होगी। लेकिन बुक की जरूरत क्यों है, तो एक बार बेसिक नॉलेज के लिए, कि बेसिक थिंकिंग आपका क्लियर हो, इसलिए बुक जरूरी है। ठीक है, या टीचर का सहारा जरूरी है। टीचर आपका सारे चैप्टर का थिंकिंग क्लियर कर दिया तो उसके बाद आप कोचिंग, चाहे अमित बुदनिया क्लासेस का जो मटेरियल आपको मिल रहा है, उस मटेरियल में जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वो प्रैक्टिस सेट ही आपके लिए काफी होगा। मैंने क्या कहा, 60 सेट 60 सेट जरूर आप बनाइए फुल लेंथ। और वो बनाइए नहीं, सिर्फ बनाकर फेंक मत दीजिए, उसका एक एक क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए। उसमें जो भी प्रॉब्लम हो अपने टीचर से संपर्क करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। उसके आगे पीछे क्या है कंडीशन, वो कंडीशन जानने की कोशिश कीजिए, वो रिजल्ट आपको देगा। बुक में 10 बुक का नाम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लासरूम, यहां अमित बुदनिया क्लासेस का क्लासरूम मटेरियल भी जो है वो द बेस्ट है, वो आप लीजिए, वो आपके लिए काफी होगा। एनालिटिकल रीजनिंग, जैसे मैं यहां पर लिखा भी हूं कि मधुकर पांडे बीएससी पब्लिकेशन का है, वो ले सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए वो इंग्लिश मीडियम में आपको दी हुई है। एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में मैंने यहां पर दिया कि मधुकर पांडे, एमके पांडे का आता है, अच्छी बुक है, इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में शायद अभी तक नहीं आई है, बीएससी पब्लिकेशन का है, आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन समझने में कहीं कहीं दिक्कत होगा वहां भी, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में आपको टीचर का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग
दो पब्लिकेशन का, RS अग्रवाल का भी आता है, BSc पब्लिकेशन का भी आता है, KVC पब्लिकेशन का भी आता है, केशव भारद्वाज क्लासेस मेरे नाम पर ही आता है, मेरा भी बुक आता है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूंगा अमित बुदानिया क्लासेस के पास जो मटेरियल है ना चैप्टर वाइज, वो पढ़ लो काफी हो जाएगा, वो बना लो काफी हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद इंग्लिश कंप्रिहेंशन के बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पहले इंग्लिश फिक्स होता था 8 क्वेश्चन, अब नहीं है, अब हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड आता है, हिंदी में भी आता है इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं उसमें दीजिए। इसमें भी कुछ मुद्दा जो पढ़ने के लिए होता है आपको डिटेल में कंप्रिहेंशन वाले सर बताएंगे, लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया, जो मैंने पेपर देखा, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो यूपीएससी बोर्ड उठा रही है वो क्या उठा रही है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सोशल इश्यू कुछ उठाती है, एग्रीकल्चर सोशल इश्यू, इस सब के बारे में आपको ठीक से जानकारी वहां चाहिए। तो उसके बारे में आप यदि हर मंथ योजना मैगजीन या कुरुक्षेत्रा, ये 2 मैगजीन है, ये 2 मैगजीन आप बराबर पढ़ते हो तो कंप्रिहेंशन में अच्छे से मार्क आप ला सकते हो। इसी कारण आपको कुरुक्षेत्र, योजना मैगजीन प्लस अमित बुदानिया का भी करंट अफेयर्स, यहां पे AB क्लासेस का भी करंट अफेयर्स की मैगजीन हर मंथ दी जाती है बच्चे को, वो आप मंगवा लो। ये 3 चीज यदि पढ़ते हो आपको तो करंट इश्यू प्री से मेंस तक 100% GS में भी हेल्प करेगा, प्लस ये जो कंप्रिहेंशन वाला पार्ट है इसमें भी आपको ये हेल्प करेगा, इसमें भी आपको अच्छा करेगा। तो वो ले लो, वो बनाओ, डरो मत। बस एक ही चीज कहूंगा, ना ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना डर होना चाहिए। डरोगे तो कभी पास नहीं हो पाओगे। इसमें डर हट गया तो बहुत ही आसान है CSAT पेपर में क्वालिफाई करना, क्योंकि CSAT पेपर लाया गया कि सिर्फ और सिर्फ पहले लाया गया था तो उसमें कुछ न कुछ डिमेरिट था, उसके मार्क को ऐड करके कहीं न किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा था, लेकिन उसको अब दूर कर लिया गया। 2014 से ऐसी बातें नहीं है, अब इसमें सिर्फ क्वालिफाई करनी है, और क्वालिफाई करना आसान है। जो थोड़ा सा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ना आप मैथमेटिक्स छोड़ सकते, कुछ लोग कहते हैं मैथ समझ में नहीं आता है, बेटा पढ़ने की कोशिश तो करो, थोड़ा सा, अपने से नहीं होगी। इतनी दिनों से तुम छोड़ चुके हो तो अपने से कहां से होगी। टीचर का हेल्प लो, टीचर का भी वो टीचर, इसमें आपको कोई खास हेल्प नहीं कर पाएगा। जिन टीचरों को CSAT के बारे में जानकारी नहीं है, वो सिर्फ SSC के पैटर्न पर आपको SSC के पूछे हुए क्वेश्चन बैंक याद करवाएगा, पढ़ाएगा, उससे आपका कभी नहीं निकलेगा। आपको रियल में CSAT निकालनी है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में क्या है, अर्थमेटिक वाले पार्ट का खास करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 5 चैप्टर की तो बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। ये 5 चैप्टर क्यों बेसिक नॉलेज अच्छी होना चाहिए, इसी का आपको DI में भी, डाटा इंटरप्रेशन में भी यूज होगा। यदि ये चीज आपका अच्छा है तो आपका DI भी, डाटा इंटरप्रेशन भी अच्छा होगा। तो थोड़ा सा अच्छी तरह से इसमें तैयारी कर लेते हो तो कम समय में इसमें क्वालिफाई कर जाओगे। कुछ लोगों की कहना है कि सर कितना समय में, देखो यहां पर लिखा हुआ है कितने समय चाहिए, तो मैं क्लियर रूप से देखा, एटलीस्ट 3 से 4 मंथ एग्जाम से पहले इसकी तैयारी जरूर करो। उससे मुझसे ठीक से पूछोगे 6 मंथ चाहिए डेली पढ़ने के लिए। डेली 1 घंटे भी आप 6 मंथ तक लगातार देते हैं टाइम इन चैप्टर पर तो क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। लेकिन है क्या, जहां समय कम होगा तो समय इस पर थोड़ा ज्यादा आपको देना पड़ेगा। यदि लास्ट 3 to 4 मंथ देते हैं तो आपको डेली कम से कम 2 to 3 आवर्स CSAT पेपर पर देना पड़ेगा।
2 से 3 घंटा डेली आप सीसैट पेपर पर देते हो तो आराम से सीसैट निकल जाएगा। ठीक है, बुक के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो गई। तो बस सीसैट यही है, लाने का मेन रीजन इसका एक ही है कि आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चेक करने का एक पैमाना है सीसैट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सिलेबस ठीक से समझ में आ गया होगा आप लोग को। सिलेबस यदि समझ में आ गया, कैसी पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, ये तमाम चीज के बारे में आपको मैंने जानकारी देने की कोशिश किया। फिर अगले एपिसोड में आपको जैसे राजस्थान विशेष में जो ये पेपर आता है उसके बारे में बताऊंगा, बात करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे इन चैप्टरों के बारे में भी कुछ जानकारी आप लोग को दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आज बस यही, थैंक यू। केशव भारद्वाज, एबीटीवी से।